हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल डिक्टेशन क्लब। आज का डिक्टेशन आनंद मासिक पत्रिका अंक 21 से लिया गया है, जो कि 4 स्पीड 80 शब्द प्रति मिनट, 90 शब्द प्रति मिनट, 100 शब्द प्रति मिनट और 120 शब्द प्रति मिनट की गति से डाला जाएगा। इसको आप अपनी स्पीड के अनुसार चयन करके लिख सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको अलग से चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आपको इसकी लिंक पिंड मिल जाएगी। और आपको अगर डिक्टेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड के बाद। सभापति महोदय, जल स्वयं में एक पद्धति है जो मात्र जल ही नहीं अपितु समस्त जीवों को अपने आप में समाहित किए हुए है। जैसे मछली श्वसन के लिए जल से ऑक्सीजन प्राप्त करती है, यदि इस ऑक्सीजन की मांग बाह्य घटक करना प्रारंभ कर दें तो प्रदूषण आरंभ हो जाता है। कार्बनिक अवशिष्ट तथा मानवीय अवशिष्ट जल में प्रवेश कर उसमें ऑक्सीजन का ह्रास कर देते हैं, जिससे जल प्रदूषित हो जाता है। इस तरह ताप भी जल में ऑक्सीजन की घुलनशीलता को कम कर देता है। पेट्रोलियम शोधन कारखाने आदि द्वारा अपने अवशिष्ट ताप को नदियों और झीलों में छोड़ने के कारण जल में उपलब्ध ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। कागज, कपड़ा, चमड़ा और चीनी मिलें भी भारी मात्रा में दूषित जल का त्याग नदियों और झीलों में ही करती हैं, जिससे जल प्रदूषित हो जाता है। तापमान में यकायक परिवर्तन मछली के जीवन के लिए विनाशकारी सिद्ध होता है। उच्च ताप ऑक्सीजन के स्तर को कम कर देता है। जल के गंदलेपन का कारण मिट्टी का बह जाना माना जाता है, लेकिन उसके लिए औद्योगिक प्रक्रिया भी उत्तरदायी है। भारत में जल प्रदूषण समस्या की विकटता का अनुमान कुछ घटनाओं से लगाया जा सकता है। 1955 में दिल्ली में यमुना के पानी में मल मूत्रादि के मिल जाने के कारण भारी संख्या में यकृत विकार के मामले सामने आए। दिल्ली व अन्य शहरों में कच्ची बस्तियों में जल में मल मूत्रादि मिले हुए होने के कारण गत वर्षों में सैकड़ों लोगों की मृत्यु हुई व अनेक बीमारियों के शिकार हुए हैं। हम औद्योगिकरण की ओर बढ़ते हुए जल प्रदूषण की समस्या को और गंभीर बना रहे हैं। यदि इसे रोकने के पर्याप्त प्रयास नहीं किए गए तो यह आर्थिक विकास की नकारात्मक वृद्धि के रूप में परिलक्षित होगी। इसमें कोई संदेह नहीं है। भारत सरकार ने जल प्रदूषण की समस्या को हल करने के लिए कुछ प्रयास किए हैं। इनमें प्रमुख रूप से वातावरण नियोजन एवं समन्वय की राष्ट्रीय समिति का गठन है, जो वर्तमान जल प्रदूषण की समस्या की गंभीरता तथा भविष्य में स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाइयों की स्थिति का निर्धारण करेगी। केंद्रीय सरकार ने हाल ही में जल प्रदूषण निरोधक एवं नियंत्रण अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम के अनुसार विभिन्न राज्य सरकारों ने जल प्रदूषण मंडलों की स्थापना की। केंद्रीय अधिनियम से पूर्व कई राज्यों में
प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम बने। उपाध्यक्ष महोदय, 3 दशक के कटुतापूर्ण एवं ठंडे संबंधों के बाद भारत और चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति स्थापित करने संबंधी समझौते पर मंगलवार को हस्ताक्षर करके सद्भाव और सहयोग के एक नए युग की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री की चीन यात्रा के दूसरे दिन संपन्न इस ऐतिहासिक समझौते से पुराने सीमा विवाद को बातचीत के द्वारा हल करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इसका अर्थ यह नहीं है कि इस समझौते के फलस्वरूप सीमा विवाद की जटिलता कम हो गई है अथवा दोनों पक्षों के सीमा के बारे में अपने पुराने दावों को छोड़ दिया है। सीमा पर परस्पर विरोधी दावों के बाद भी इस समझौते से सीमा क्षेत्र में शांति एवं यथास्थिति कायम रहने की गारंटी अवश्य प्राप्त हो गई है, जो दोनों देशों के भौतिक विकास के लिए पहली शर्त है। पिछले कुछ वर्षों में विश्व परिस्थितियों के संदर्भ में दोनों देशों के सोच में आए बदलाव की यह परिणति है जो इस उपयोगी एवं महत्वपूर्ण समझौते में प्रकट हुई है। इस समझौते के बाद सीमा पर दोनों पक्षों की सेनाएं अवश्य तैनात रहेंगी, परंतु वे पहले ही संख्या में नहीं होंगी तथा मोर्चे पर शत्रुता की आपसी समझ और सद्भाव का वातावरण अधिक परिलक्षित हो सकता है। पिछले कुछ वर्षों में आपसी संबंधों में आए क्रमिक सुधार के फलस्वरूप भारत पूर्वोत्तर क्षेत्र से 2 और उत्तरी क्षेत्र से 1 डिवीज़न सेना पहले ही हटा चुका है। सीमा समझौते के बाद सेना तैनाती के मामले में और भी फर्क पड़ने की संभावना है तथा उसका उपयोग कुछ अन्य संवेदनशील इलाकों में किया जा सकता है। समझौते के संबंध में अच्छी बात यह है कि देश के विभिन्न राजनीतिक दलों में चीन के बारे में कोई खास मतभेद नहीं है। भाजपा के अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर राजीव गांधी, बीपी सिंह और नरसिंह राव तक सरकारी सोच का स्तर लगभग एक जैसा रहा है। अतः चीन के साथ बेहतर संबंधों का प्रश्न एक आम सहमति का प्रश्न बन गया है। सेना भी इससे अलग नहीं है। इस समझौते का पहला और महत्वपूर्ण प्रभाव यह होगा कि सीमा इलाके में अनावश्यक तनाव में कमी आएगी और परस्पर विश्वास के वातावरण की सृष्टि हो सकेगी। टकराव का खतरा लिए बिना ही लंबे समय तक सीमा समस्या पर शांति के बीच बातचीत चल सकती है। इस बीच आर्थिक एवं व्यापारिक क्षेत्रों में प्रगति हो सकती है। तीव्र गति से हो रही जनसंख्या वृद्धि तथा औद्योगिकरण ने जल प्रदूषण को और अधिक भयानक एवं गंभीर रूप प्रदान कर दिया है। भारत में गंगा नदी को धार्मिक व अन्य कारणों से पवित्र नदी के रूप में माना जाता है, लेकिन इस नदी में बढ़ते हुए प्रदूषण से सामान्य जन चिंतित हो उठा है। जल मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताओं में से एक है, जो सहज प्राप्य माना जाता है, जब तक कि उसकी उपलब्धि अभाव या प्रदूषण द्वारा दुष्कर नहीं हो जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार प्रतिवर्ष लगभग 50 लाख बालक जल से होने वाली
आंतों की बीमारियों से मर जाते हैं। इसी के एक अन्य प्रतिवेदन के अनुसार भारत की समस्त ग्रामीण जनता के केवल 9.7% भाग को सुरक्षित जल उपलब्ध है और इसमें कोई संदेह नहीं है कि शेष ग्रामीण जनता को प्राप्त असुरक्षित जल बहुत सी बीमारियों के लिए उत्तरदायी है। इस जल प्रदूषण की समस्या से पूरे देश में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदूषित जल से नारू रोग उत्पन्न होता है, जिससे हजारों की संख्या में लोग पीड़ित होकर मर जाते हैं या सामान्य व्यक्ति की तरह जी नहीं पाते हैं। यह स्थिति भारत के हजारों गांवों की है। स्टॉप। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।